झुंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ब्रेक के बाद आज के मुद्दे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिरकार कितना विश्वसनीय है चीन के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना, तकनीकों का आदान प्रदान करना। रॉ की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर चीन की बुरी नीयत को सभी के सामने रख दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी से रॉ ने कहा है कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव की आशंका है और दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन सकते हैं। और इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। चीन भारत का ऐसा पड़ोसी है जिसकी नीयत पर भरोसा ही अपने आप में सबसे गंभीर सवाल है। रॉ की ताजा रिपोर्ट एक बार फिर चीन की बुरी नीयत को सभी के सामने रख देती है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कहा है कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव की आशंका है और दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन सकते हैं। रॉ ने प्रधानमंत्री कार्यालय और सेना को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है जिसके मुताबिक चीन भारत को टकराव के लिए उकसाने की कोशिश में दिखता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार अपनी घरेलू परेशानी से ध्यान बटाने के लिए सरहद पर ऐसी हरकतें कर सकती है। नोट में कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर घुसपैठ या मामूली लड़ाई करने की कोशिश कर सकता है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनातनी का रिश्ता रहा है। चीन न सिर्फ भारत के चारों ओर अपनी सामरिक ताकत बढ़ा रहा है बल्कि वह पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की मदद से भारत के आसपास अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। भारत से लगी सीमा पर चीन अक्सर घुसपैठ करता रहता है। भारत के सख्त ऐतराज के बाद भी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी चीन की गतिविधियां हमेशा ही संदेह पैदा करती हैं। भारत ने जब वियतनाम की गुजारिश पर दक्षिण चीन सागर में तेल खोजने का काम शुरू किया तो चीन ने इस पर सख्त ऐतराज जाहिर किया। कुछ महीने के बाद भारत और चीन युद्ध की 50वीं बरसी भी है। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि भारत चीन की सरहद पर जंग की आशंका ज्यादा है। क्योंकि यह विवादित है और चीन हमेशा धोखा देता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो रॉ की रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया है कि चीन जो है भारत को उकसाना चाहता है युद्ध के लिए और इस तरह से वो यही हालात पैदा कर रहा है कि भारत आगे से बढ़कर इस युद्ध में शामिल हो गया, फिर ये युद्ध शुरू करे। प्रताप जी, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि जो चीन है इकलौता सा देश है जो कि GDP का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो अपने रक्षा बजट में खर्च करता है, तो कहीं ये डर तो नहीं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और इसी वजह से? इतनी ही बात नहीं, चीन के अंदर चीन को हमेशा से कहा गया, जब चीन एक बहुत कमजोर राष्ट्र था तब भी लोगों ने कहा था कि वो एक ऐसा सोया हुआ ड्रैगन है और जिस दिन उठेगा तो पूरे विश्व में उथल पुथल मचा देगा। और यहाँ तक कहा गया है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार चीन होगा। कुल मिलाकर चीन को लेकर, चीन के लोगों की मानसिकता को लेकर, उनकी जो महाशक्ति बनने की जो तमन्ना है, जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को आम आदमी जानता है और निश्चित तौर पर चीन की जो महत्वाकांक्षा है यही उसे भारत के खिलाफ खड़ी करती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि रॉ की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। लगातार चीन हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता रहा है, कभी भी वो घुसपैठ कर लेता है। अभी ताज़ा मामला हिमाचल में 5 जासूसों को भेजकर उसने सारी जासूसी कराने की कोशिश की। तिब्बत में हमेशा से, तिब्बत के माध्यम से वो हमेशा भारत को कमज़ोर करता ही रहा है, वहाँ के माध्यम से घुसपैठ करता ही रहा है।
लद्दाख के इलाके में भी उसने यही हालत कर रखे हैं। अरुणाचल के मामले में हमेशा अपने दावे करता है और जहां भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन ऐसे कोई मौके नहीं जाने देता जब भारत के खिलाफ उसे खड़े होने का मौका मिले। जी बिल्कुल प्रताप जी, आपने सही कहा। और भारत और चीन के संबंध सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्व में चीन बार बार भारत को धोखा देता आया है। आपको बताते हैं कि क्या कहता है भारत और चीन के रिश्तों का ये इतिहास। चीन भारत का एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसकी नीयत पर एतबार ही नहीं किया जा सकता। जिस तरह पाकिस्तान पर भरोसा करना संकट को बुलाने की तरह होता है, ठीक वैसा ही चीन के साथ भी है। चीन ने भारत को इतने धोखे दिए हैं कि उस पर भरोसा करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। हालांकि भारत और चीन के संबंधों का इतिहास सदियों पुराना रहा है और दोनों देशों में सांस्कृतिक मूल्य भी बहुत पुराने हैं। सदियों से ही चीन के लोग भारत आते रहे हैं और भारत से धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य भी सीखते रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच सदियों तक धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का जो सिलसिला चला था, वह 20वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में कुछ गड़बड़ा गया। 1949 की साम्यवादी क्रांति और 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत और चीन के बीच दोस्ती का दौर भी चला। पंचशील के सिद्धांत भी बने और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगे। चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाई ने भारत की यात्रा भी की। लेकिन जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो सारे सिद्धांत और नारों की धज्जियां उड़ गईं। जबकि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत ही वह अकेला देश था जिसने 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन को मान्यता दी थी। लेकिन जब भारत ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी तो चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता रहा। भारत ने कई बार संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन चीन ने हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। चाहे तिब्बती धर्मगुरु का मामला हो या सीमा विवाद या जल का बंटवारा और चाहे गुजरात के हीरा व्यापारियों पर अत्याचार का मामला, चीन ने हमेशा भारत को नीचा ही दिखाया है, रिश्तों की धज्जियां उड़ाई है। इसीलिए चीन कितना भरोसे के लायक है, भारत ये बात अच्छी तरह जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आखिर सवाल जब तक उठता ही रहता है कि आखिरकार किस तरह से चीन के साथ संबंधों को विकसित किया जाए और क्यों किया जाए, कितने विश्वसनीय होंगे ये संबंध। और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं KL कमल, पूर्व कुलपति। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HBC में। जी कमल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो रतन टाटा का ये बयान आया है कि चीन के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहिए, तकनीकों का आदान प्रदान करना चाहिए। जी कमल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि रतन टाटा का जो ये बयान आया है कि चीन के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहिए, तकनीकों का आदान प्रदान करना चाहिए, कहां तक सही है कि चीन जो है हर बार हमें कुछ ना कुछ बातों को लेके मतलब दगा देता ही आया है? जी, ये दोस्ती संभव नहीं लगती मुझे, बिल्कुल नहीं लगती जी। अपन इतिहास में यदि जाएं तो चाइना जो है, मतलब जैसे पहले नेहरू जी के समय पंचशील की बात आई थी और चाइना को जो है यूएनओ में सीट दिलवाने में जो है मतलब हमने मदद की थी, चाइना को इंटरनेशनल लेवल पे हमने प्रोजेक्ट किया था। तो जो छुरा भोंका है चाइना ने जी। और जो स्थिति हुई है, चाइना भारत को एक राइवल मानता है और ये मानता है कि भारत कुछ है ही नहीं हमारे सामने। अब देखिए अरुणाचल में जो हो रहा है, इधर अक्साई चीन वाली बात है, पाकिस्तान को जो आगे बढ़ा रहा है, कितना ज्यादा पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा ब्रह्मपुत्र में बांध बनाने की बात। एक चीज हो तो चारों तरफ से चीन ने अपने को घेर लिया है और मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती भारत को जो आने वाली है और आ गई है, बल्कि हमारे नेता पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को, बहुत बड़ा संकट जो है मतलब वहां से आने वाला है। प्रोफेसर कमल, एक बड़ी बात उठती है कि चीन और भारत के बड़े सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। चीन का जो जनता है वो हमेशा भारत की मैं मानता हूँ वो बौद्ध कंट्री है, गौतम बुद्ध हमारे यहाँ जन्मे थे, यहाँ सारा उनका जो है मैसेज यहाँ से गया है सारा। लेकिन आज दुर्भाग्य तो यह है कि सांस्कृतिक संबंधों को जो है इग्नोर किया जा रहा है
और जो रियल पॉलिटिक्स जिसको अपन कहते हैं ना, मतलब ग्राउंड रियलिटी जो है, मतलब आज तो ये कि सामरिक शक्ति से बहुत आगे है, आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे, हमसे करीब 3.5 करीब 2.5-3 गुनी उनकी जमीन है। और जिस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था है, यानी वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, तानाशाही है, जो मन में आता है वो कर लेते हैं, ह्यूमन राइट्स को कुचल देते हैं। तो हमारे तो कुछ वैल्यूज हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पार्लियामेंट्री। प्रोफेसर कमल, एक बड़ी बात है कि कहीं क्या स्वतंत्रता के बाद हमने चीन के साथ संबंधों को समझने में कहीं गलती तो नहीं कर दी? कहीं रशिया के साथ संबंधों के चलते जो रशिया और चीन के बीच में जो तनाव थे, उसका जो दुख है, जो उसका जो कारण है, हमें भोगना पड़ रहा है? देखिए, रूस के साथ हमारे संबंध जो हैं बड़े मधुर रहे हैं। आचार्य कौटिल्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है, एक मंडल सिद्धांत दिया। उन्होंने 12 स्टेट्स का एक सर्कल बनाया। जो आपका पड़ोसी है वो आपका सहज शत्रु है, पड़ोसी का पड़ोसी जो है सहज मित्र है जी। तो सोवियत यूनियन जो है, मतलब क्योंकि सोवियत यूनियन और वैसे दोनों कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी इनके रिलेशंस खराब हो गए थे जी। तो सोवियत यूनियन तो हमारा सहज मित्र के रूप में आगे आया, हमारी बहुत मदद भी की है। चाइना जो है, मतलब निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और टाटा साहब जो कह रहे हैं अच्छी बात है, आप बनाए रहिए, लेकिन सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। कहीं ये ना हो कि अपन गुडविल में जो और परेशान हो जाएं और हम जो है सतर्क न रहें, असुरक्षित और हो जाएं, क्योंकि चारों तरफ से चीन ने अपने को घेर लिया है। चीन कहता क्या और करता क्या है? प्रोफेसर कमल, एक बड़ी बात उठती है कि आखिर में हमारे देश के हुक्मरान, हमारे देश के शासक ये क्यों नहीं समझ रहे 1962 में हम धोखा खा चुके हैं और लगातार खाते आ रहे हैं। हमने यूएनओ में सीट दिला दी जैसा आप बता रहे हैं, उसके बावजूद हम चीन के साथ क्यों संबंधों को लेकर जागरूक नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने नेताओं के बारे में तो क्या कहूं जी। मैं तो यही कहूंगा कि उनको चिंता इस बात की नहीं है। और आज दुर्भाग्य तो है कि हमारे कंट्री में कोई स्टेट्समैन नहीं रहा है, मतलब, और वो तो किसी प्रकार से सरकार चलती रहे, एडॉकिज्म सारा चल रहा है, न प्लानिंग है, न कहीं कमिटमेंट है, न कोई विजन है। यानी आज हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी समस्या जो आ रही है, मूल में उसके आज चीन है। पाकिस्तान तो कुछ नहीं, जो चीन जिस प्रकार से चारों तरफ से घेर लिया, इधर अब बर्मा की तरफ से भी उधर आ रहा है, इधर वो नेपाल से अपने रिलेशंस बड़े मजबूत कर रहा है, तिब्बत को तो कैप्चर कर ही लिया है, करीब सारा कर लिया है। तो देखिए, उस समय जब यानी सुजेरेंटी की बात आई थी तो नेहरू जी ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि तिब्बत को जो है, मतलब उसका पार्ट मान लिया जी। यदि पार्ट एक बफर स्टेट के रूप में अपने तिब्बत को जो समस्या नहीं होती जी। अंग्रेजों की बुद्धि सोची कि उन्होंने कभी तिब्बत को जो है, मतलब एक बफर स्टेट के रूप में डेवलप करने और अपनी सुजेरेंटी रखी। प्रोफेसर कमल, बड़ी बात ये उठती है कि एक और चीन बार बार धोखा दे रहा है और दूसरी ओर हमारे जो शासक करता है, हमारे जो सरकार के नुमाइंदे, हमारे जनप्रतिनिधि है, लगातार प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरे, चीन के साथ अच्छे संबंधों की बार बार दुहाई देते हैं और कहते हैं कि नहीं, चीन के साथ कहते तो रहिए, मैं मना नहीं करता, इंटरनेशनल फोरम पर कहते रहिए, अच्छी बात है कि हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, सबके साथ चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है, मतलब पैनी तो होनी चाहिए ना, राष्ट्र हित को समझना तो चाहिए कम से कम। हम ये तो देखें कि वो कर क्या रहा है, मतलब यानी गुडविल तो बनाए रखिए, ऊपर का सारा जो है वो आडंबर सा एक होता है, आजकल सभी देश यही कर रहे हैं। और सही बात तो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। कौटिल्य को फिर मैं उद्धृत करता हूँ, कौटिल्य ने बहुत बड़ी बात कही है जी। उन्होंने कहा कि मैत्री कभी स्थायी नहीं होती, हित स्थायी होते हैं जी। और हितों के मुताबिक मैत्री चेंज होती रहती है। तो मैत्री की बात तो कहते रहिए, लेकिन अंदर सतर्क तो रहिए और अपने देश को मजबूत, देश खोखला होता जा रहा है जी। आज 1/3 इंडिया जो है वो नक्सलाइट्स की ग्रिप में है मैडम जी। और चाइना उसको जो है आगे बढ़ा रहा है, उकसा रहा है। मतलब चाइना जो एक भी मौका नहीं, हिंद महासागर में वो अपना वो बनाना चाह रहा है। चारों तरफ से हिंदुस्तान को घेर लिया उन्होंने, चारों तरफ से। प्रोफेसर कमल, एक और बड़ी बात उठती है कि चीन क्योंकि आयरन कर्टन में रहता है, वहां कम्युनिज्म है और इसके चलते वहां जो इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं, जो अब लोकतंत्र की मांग उठने लगी है, आपस में जो संघर्ष शुरू हो गए हैं और जिस तरह से जनता में असंतोष है, पिछले दिनों जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद क्या चीन डाइवर्ट करना चाहता है? कम्युनिस्ट स्टेट हो, लेकिन ऊपर का दिखावा मैं आपसे दूं जी। मैक्सिमम जो है फॉरेन एक्सचेंज ये जो एड मिली है ना, मतलब जी। ये चाइना को मिली है। बाहर के देशों के साथ जो इस प्रकार से अपने जो आर्थिक संबंध जो मजबूत की, आर्थिक दृष्टि से आज चीन बहुत सबल है और आज अमेरिका को चुनौती दे रहा है वो तो। पर प्रोफेसर साहब, लेकिन अभी भी चीन में लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, वहाँ के लोग लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर कितने वर्ष लगेंगे उसमें जी। लेकिन अभी तो ऐसा है ना कि वो तो आयरन कर्टेन है पूरा, जैसा तो कहीं वो अपनी जनता को डाइवर्ट तो नहीं करना चाहता भारत के साथ एक प्रकार से लड़ाई और संघर्ष का माहौल बनाकर?
नहीं वो नहीं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि